Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is disease control. ये further topic है biology and the service of mankind, जिसमें हमने plant production या food production पढ़ी पहले. ये दूसरा combating disease वाला हिस्सा है. पहले इसमें disease control है, यानी बीमारी पे काबू कैसे पाना है. तो ये इस फील्ड में भी फंटास्टिक प्रोग्रेस की है बायोलॉजी ने इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल में, यानी सेहत और बीमारी को काबू करने की फील्ड में. तो ये 3 pronged एक्शन है, यानी 3 डायरेक्शनल कह लें, 3 शाखा कह लें, 3 अतराफ वाला एक्शन लिया जाता है इसमें किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए. पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मतलब हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जाती हैं कि बीमारी से बचा जाए. दूसरा वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन है. अगर ज़्यादा ख़तरा हो कि बीमारी हो जाएगी तो जिस्म को मजबूत किया जाता है, डिफेंस सिस्टम को, जिसको इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, और ये वैक्सीनेशन के थ्रू होता है. फिर तीसरा, अगर बीमारी आ ही जाती है, बंदा बीमार हो जाता है, तो फिर ड्रग ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन्स कौन सी लेनी, किस तरह से. और फिर लेटेस्ट मेथड है जीन थेरेपी. तो पहले वाला आ गया प्रिवेंटिव मेजर्स कि हिफाजती तदाबीर कैसे हमने इख्तियार करनी है. इसमें बायोलॉजी की जैसे ही एडवांसेस हुई हैं तो इसमें 2 इन्फॉर्मेशन बीमारियों के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है. एक तो उसका कॉजेटिव एजेंट के बीमारी काज करने वाला एजेंट कौन सा है, और दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसे ट्रांसमिट होती है. ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे बीमारी से बचा जा सकता है. यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, एड्स की और दूसरा हेपेटाइटिस की. तो एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इसमें इम्यून डेफिशिएंसी यानी हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है डेफिसिट हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है. सिंड्रोम यानी इसमें फिर मुख्तलिफ बीमारियों का जब इंसान शिकार होता है तो सिम्टम्स कम्प्लेक्स किस्म के हो जाते हैं, तो इसको सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स को सिंड्रोम कहा जाता है. तो अब इसकी 2 इन्फॉर्मेशन के पॉजिटिव एजेंट कौन सा है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसकी. तो पहला इसका पॉजिटिव एजेंट या काज जो है HIV यानी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है. एक तो ये पता चल गया ये काज कौन करता है. दूसरा फिर ये स्प्रेड कैसे होती है या ट्रांसमिट कैसे होती है. तो 3 वेज हैं. फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, दूसरा थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी एक बंदे का दूसरे को ब्लड देना. अगर वो बंदा बीमार है एड्स से तो जिसको ब्लड दिया जा रहा है तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है. बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस यानी आलूदा सर्जिकल सिरिंज यानी ऑपरेशन करते वक्त आलूदा सिरिंज इस्तेमाल करना, या दूसरे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के आलात को इस्तेमाल करना. अगर हमें ही पता चल जाए ये डिज़ीज़ जो है स्प्रेड हो रही है इन वेज से या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन वजह से, तो हम इन फ्रंट से या इन चीज़ों से बचकर बीमारी से महफूज रह सकते हैं. तो डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि प्रिकॉशन यानी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें इन फ्रंट्स पे कि कंटेक्ट ना कर सकें, यानी हम डिज़ीज़ ना लग सके. तो जो अब एड्स जो है प्रेजेंटली इनक्योरेबल है, यानी इसका भी इलाज नहीं है. फिर दूसरी डिज़ीज़ जो हेपेटाइटिस यहाँ पे डिस्कस की है, इसमें भी 2 इन्फॉर्मेशन यानी इसका कल्टिव एजेंट H वायरस है, H4 हेपेटाइटिस वायरस कहेंगे उसको. तो ये भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन दूसरी इन्फॉर्मेशन इसकी कहेंगे. तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक बंदे का दूसरे को ब्लड देना, इससे स्प्रेड करती है. और फिर यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी सिरिंजेस आलूदा सिरिंजेस इस्तेमाल करना, या फिर सर्जरी के आलूदा आलात इस्तेमाल करना. तो इसमें भी डॉक्टर यही कहते हैं कि इन चीज़ों से बचकर हम बीमारी से बच सकते हैं. तो ये पहले वाला हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स. दूसरा, अगर बीमारी आने का ख़तरा बढ़ जाता है तो वैक्सीनेशन की जाती है जिससे बॉडी को इम्यून किया जाता है, यानी इम्यूनाइजेशन भी इसी बेस पे कहा जाता है. मैनी डिजीज़ जैसे पोलियो हो गया, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी कहते हैं, मीज़ल जो है ये खसरे को कहते हैं, और मम्स कान पेड़ों को कहते हैं. ये आपके बुक में यानी पेज नंबर 11 और 12 पे ये इंफॉर्मेशन है सारी, 11 और 12 पेज.
तो अब इनको आसानी से कंट्रोल किया जा चुका है। किसके ज़रिए से? वैक्सीनेशन, या इनको शॉट्स कहते हैं या इनएकुलेशन भी कहते हैं। इनके ज़रिए से इन बीमारियों को जो पहले आम तौर पर बच्चों में पाई जाती थी, इनको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। तो सबसे पहले जो ये तरीका इख्तियार किया या डेवलप किया, एडवर्ड जेनर ने 1796 में डेवलप किया था। एक्चुअली उस वक़्त स्मॉल पॉक्स या जिसको चीचक कहते हैं, ये पूरी दुनिया में फैली हुई थी और इसी से मिलती बीमारी काउज़ में, गायों में भी पाई जाती थी, जिसको काउ पॉक्स कहते हैं। तो इसने नोट किया कि जो ग्वाले हैं, जो गायों के साथ रहते हैं, या जिसको हम यहाँ पे दोजी कहते हैं या ग्वाला कहते हैं, तो उनको ये स्मॉल पॉक्स जिससे दुनिया मर रही है, तो इनको नहीं हो रही, बल्कि इनको गायों वाली बीमारी या काव वाली बीमारी, काव पॉक्स हो रही है। तो यहीं से इसने आइडिया लिया और काव पॉक्स पस यानी उसके ज़ख़म में से जो मवाद निकलता है उसको इसने हेल्दी पर्सन्स को लगाया। बाद में उसने स्मॉल पॉक्स वाला लगाया। इस तरह से वो स्मॉल पॉक्स या चीचक उस बंदे को नहीं हुई। यहाँ से इसको आइडिया मिल गया। तो काव पॉक्स पस क्योंकि गाय से ली जाती है और लतीनी में वेका गाय को कहते हैं, इसी से जो मटेरियल लिया जाता है उसको वैक्सीन कहा जाता है और इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। यानी अगर ये काव पॉक्स पस बंदे को पहले लगा दी जाती, उसके बाद अगर वो स्मॉल पॉक्स दूसरी बीमारी जो जिससे इंसान मर रहे थे, अगर वो भी पस लेकर किसी दूसरे बंदे से, पेशेंट से लेकर जब उसको इंजेक्ट की गई तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। यहीं से इसने आइडिया को आगे डेवलप किया। उसके बाद यही मेथड इस्तेमाल हुआ मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़, यानी इनोकुलेशन या वैक्सीनेशन। पीपल्स को इम्यून किया गया किसके अगेंस्ट? वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ से जो एपिडेमिक की शक्ल में फैलती थी, यानी वबा की सूरत में। तो वबाई बीमारियों को इस तरह से कंट्रोल किया गया। फिर कुछ दूसरी डिजीज़ के अगेंस्ट भी अब ये वैक्सीनेशन तैयार की जा रही है, ख़ास तौर पर जो है एड्स के अगेंस्ट। तो अब हमारे यहाँ पे जब पैदाइश होती है किसी भी बच्चे की, पहले दिन से लेकर 5 साल तक मुख्तलिफ कोर्स करवाए जाते हैं इंजेक्शन्स के। एक्चुअली ये वैक्सीनेशन ही है जिससे बच्चे जो हैं पूरी ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स यानी चीचक इन्होंने पूरी दुनिया से टोटली एलिमिनेट कर दी है, ख़त्म कर दी है, इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ वैक्सीन्स बनाने में कामयाब हो गए हैं और बीमारियों को कंट्रोल करने में, मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। हत्ता कि एड्स के अगेंस्ट भी इन्होंने वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अभी ये एडमिनिस्ट्रेड की गई है, ह्यूमंस को लगाई गई है सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, यानी तजर्बाती सतह पे ही अभी ये काम हो रहा है। फिर तीसरा, अगर बंदा वाकई बीमार हो जाता है तो ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी में आएगा। ड्रग ट्रीटमेंट यानी उसको मेडिसिन दी जाएंगी। यानी इफ़ ए पर्सन बिकम सिक विद डिजीज़, अगर बीमार हो गया है तो मोस्ट केसेस में ये होता है कि ये बीमार करने वाला पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है। इस तरह से ये बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होती है। तो एंटीबायोटिक्स सिर्फ उसी वक्त एक तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होगी और दूसरा उसी वक्त तक इस्तेमाल हो सकती है कि उस बैक्टीरिया में अभी रेजिस्टेंस या मज़ाहमत उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट डेवलप ना हुई हो। अगर मज़ाहमत डेवलप हो गई या रेजिस्टेंस डेवलप होगी तब भी उसके अगेंस्ट वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती। ये होगी आम बैक्टीरियल डिजीज़। फिर अगर ये कैंसर की बात करें तो खुदा ना खासा अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो 2 वेज़ हैं इसकी, एक रेडियोथेरापी है, दूसरा केमोथेरापी है। तो ये अडाप्ट किए जाते हैं। तो रेडियोथेरापी, पहले इसको ये अलग अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। वैसे भी डायरेक्ट ट्रीटमेंट है, जीन थेरापी लॉन्ग में भी आ जाता है। तो रेडियोथेरापी में जो जहाँ पे कैंसर होता है उस बॉडी पार्ट जिसमें कैंसर है उसको एक्सपोज किया जाता है, सामने रखा जाता है। शॉर्ट वेव रेडिएशंस, शॉर्ट वेव रेडिएशंस क्या होगी? ये एक्सरे हो सकती हैं, गैमा रेज हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फ़ा बीटा रेज हो सकती हैं। तो इनको हाई फ्रीक्वेंसी में उस कैंसरस पार्ट पे फेंका जाता है
थ्रो किया जाता है, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से ये ली जाती हैं और रिपीट किया जाता है। यानी अगर हम सपोज करते हैं कि मंडे वाले दिन ये ट्रीटमेंट है तो हर 1.5-2 घंटे बाद इसको रिपीट किया जाएगा और फिर रेगुलर इंटरवल, मतलब फिर हर मंडे को बुलाएंगे, यहाँ तीसरे चौथे दिन ये रेगुलर हो गया। यानी एक ही वक्त में रिपीट भी होगा और रेगुलरली उसको बुलाया जाएगा और ये ट्रीटमेंट की जाती है। तो यही इसकी डेफिनेशन भी होगी रेडियोथेरेपी की। पाकिस्तान में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये रेडियोथेरेपी की जाती है, हर शहर में मिल जाते हैं। फिर दूसरा मेथड है केमोथेरेपी, केमिकल्स से। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यानी दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। और वो मेडिसिन कौन सी है? एंटी कैंसरस, यानी एंटी कैंसर, यानी कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने वाले केमिकल्स दिए जाते हैं पेशेंट को, और वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन केमिकल्स को जब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो ये तो कैंसरस सेल्स को भी मारते हैं, लेकिन साथ में नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करते हैं। फिर अब रिसेंट मेथड एक जो न्यूली डेवलप किया गया है, टेक्निक है, इसमें डिफेक्टिव जीन को रिपेयर किया जाता है। यानी ऐसी बीमारी जो किसी जीन की ख़राबी की वजह से है, तो उसके लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इसमें जो है आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है नॉर्मल जीन को अलग करके, फिर जिस पेशेंट में ये डिफेक्टिव जीन पाया जाता है उसमें उसके बोन मैरो सेल्स, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है उसके ज़रिए से नॉर्मल जीन को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। और वो जीन जब अपना काम शुरू करता है तो उस बंदे में वो जीन की वजह से जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। इसको जीन थेरेपी कहते हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस मेथड्स हैं बीमारी को कंट्रोल करने में। अब मुख्तलिफ़ मेथड्स को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अगर हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को कम्बैट करने के लिए, यानी कम्बैटिंग डिज़ीज़ यूटिलाइजिंग ऑल मेथड्स एज, यानी जब इन जैसे और जब रिक्वायर्ड एंड इंश्योरिंग, लेकिन इसके साथ क्या करते हैं कि पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं कम्युनिटी लोगों की। मसलन जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है तो इसमें मेथड भी यूज़ किया जा रहे हैं, साथ में कम्युनिटी को भी साथ में शामिल किया जाता है इस प्रोग्राम में। तो इस तरह का जो भी मेथड होगा, मैनेजमेंट होगी, उसको इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग्स के रेफरेंस है या एनिमल्स के रेफरेंस से कह लें। एक हमने प्लांट में भी पढ़ा है, प्लांट डिजीज़ के रेफरेंस से भी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट पढ़ी है, यानी IDM। एक यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से है। तो इसमें लोगों को या कम्युनिटी को अवेयरनेस दी जाती है, खबरदार किया जाता है। किसके रेफरेंस से? 2-3 बातें हैं जिनके रेफरेंस से इनको अवेयरनेस दी जाती है। एक तो सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कितनी ख़तरनाक है। दूसरा इट्स काजेज़, उसकी वजूहात क्या हैं। और तीसरा उसका इलाज क्या है। तो 3 चीज़ों के बारे में पब्लिक को या कम्युनिटी को बताया जाता है। तो ये इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये वेरी इफ़ेक्टिव प्रोग्राम होता है एलिमिनेट, यानी ख़त्म करने के लिए या एटलीस्ट कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी डेंजरस डिजीज़ को ह्यूमन सोसाइटी से। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा ये टॉपिक डिजीज़ कंट्रोल के रेफरेंस से, आगे भी टॉपिक है लेकिन वो इसके हट के, लेकिन इसी हेडिंग में दिया हुआ है। वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।